Hey guys, welcome back to our channel रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। जो भी आपको बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं 2024 के, जो पहला आपका सीडीएस हुआ था, फर्स्ट सीडीएस 2024 का, उसके जितने भी आपके यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है, सब हम यहाँ पे क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना रखी है, जिसमें हमने यहाँ पे 2019 से लेके 2023 तक के जितने भी आपके यहाँ पे 10 सीडीएस के पेपर हुए हैं पिछले 5 साल में, सब हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। साथ ही साथ इससे पहले हमने यहाँ पे 2024 के पेपर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पॉलिटी, आपका यहाँ पे बायो, जो आपका बायो है वो, और इसके अलावा आपका यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। तो एंड मोमेंट पे अगर आपको वीडियो नहीं देखने हैं तो पीडीएफ के थ्रू आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। तो चलो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। नौ गाइस, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पिछले 5 साल के, हमने यहाँ पे सीडीएस के 10 एग्जाम्स के ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चंस करा रखे हैं, और ये अब आप अपनी पेस पे कंप्लीट कर सकते हो। तो सारी वीडियोस आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पे देखने को मिल जाएंगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, तो वहां जाके आप इसको सेव कर लेना। और जो भी अब मैं आपको यहाँ पे सीडीएस 1 2024 के जो आपके पीवाईक्यूज हैं, उनके यहाँ पे जो वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो सारी वीडियोस भी आपको इसी आपकी प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी, और वो भी मैं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगा दूंगा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हर एक हमने यहाँ पे सीक्वेंस वाइज ही आपके यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन थे उसको सेग्रीगेट कर रखा है, चैप्टर वाइज आप बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया मिले कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे 2024 का जो सीडीएस 1 हुआ है, वहाँ के उस पर्टिकुलर आपके एग्जाम के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो उसके भी आपको यहाँ पे वीडियोस इसी पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, वो भी सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एंड सेकंड चीज आपको यहाँ पे और मैं बता दूं कि अगर आपने यहाँ पे सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी नहीं लगाए हैं, तो वो भी आप जरूर लगा लेना, क्योंकि आपको पता है कि दोनों एग्जाम आपका यूपीएससी कंडक्ट करता है, सेम ही सिलेबस है एक तो आपको यहाँ पे आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी यहाँ पे पूछ रहा है। और आप देखोगे यहाँ पे कि जो क्वेश्चन आपकी सीएपीएफ में आए हुए हैं, उनके ऑप्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सीडीएस में मिले हैं, या फिर वाइस वर्सा भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको एग्जैक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे आपका रेलवे वाला एक क्वेश्चन आया था, तो जो आपका इस साल भी आया था यहाँ पे सीडीएस में, वो सीएपीएफ में भी पहले आ रखा है, फिर सीएपीएफ से पहले वो सीडीएस में भी आ रखा है। तो वो आपको यहाँ पे जरूर देख लेना है, ठीक है। दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको हार्ड क्वेश्चन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपका डायरेक्टली आप बोल लो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको बेसिकली दो ऑक्साइड दी हुई है जो आपकी एम्फोटेरिक होती है। एक है आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि आपका ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और एक आपकी होती है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये दोनों ऑक्साइड आपको यहाँ पे याद भी रखनी है। ये सेम तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीएपीएफ में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको दोनों के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही पेपर आपका यूपीएससी सेट करता है। अब देखो यहाँ पे जो आपका फॉस्फोरस ऑक्साइड है, ये आपका फॉस्फोरस ऑक्साइड है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आपका यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है। अब फॉस्फोरस ऑक्साइड जो है ये आपका एसिडिक होता है यहाँ पे नेचर में, ठीक है। और जो बाकी आपके दो बच्चे ये आपके होते हैं यहाँ पे बेसिक नेचर में, ठीक। तो जो आपके बेसिक होते हैं नेचर में, वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, और जो एसिडिक होता है नेचर में, वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखो, वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे। पर जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ नहीं करेंगे। वहीं पे जो आपके एसिडिक होते हैं वो आपके बेस के साथ करेंगे, पर एसिड के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एसिडिक एसिड है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो अगर आपको यहाँ पे ना पता हो कि यहाँ पे बेसिकली ऑक्साइड्स क्या है, ठीक है, तो ऑक्साइड्स अगर हम बात करें तो कभी भी यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, जैसे ऑक्साइड अगर कभी भी यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, अगर जैसे आपको नहीं पता है कि कौन सा आपका एसिडिक ऑक्साइड है, कौन सा बेसिक ऑक्साइड है, तो अगर कभी भी आपका कोई ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके एसिड को निकाल रहा है, ठीक है, एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है, तब हम उसको बोलते हैं एसिडिक एसिड, ठीक है। याद रखना, हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, कभी भी आपका कोई ऑक्साइड अगर पानी के साथ कंबाइन होके आपका एक एसिडिक, आप बोल लो यहाँ पे कि एक एसिड आपका यहाँ पे निकाल रहा है, ठीक है, एसिड आपका यहाँ पे
दे रहा है या फिर आप बोलो प्रोड्यूस कर रहा है, तब हम उसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा आपका बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको सब याद रखने हैं। और हमारे यहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला, आपको डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिगार्डिंग, कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आपका जिंक ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, यहाँ पे इसको भी मैं इजी बोलूंगा। क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम से पहले भी, जब हम यहाँ पे पीवाईक्यू जब मैंने बनाए थे, तो उस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि आपको रिएक्टिविटी अच्छे से करके जानी है। अगर आपको रिएक्टिविटी पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ Mg, Al, Zn और Fe। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आपका यहाँ पे आयरन। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं यहाँ पे विद HCl बोल रहा है यहाँ पे, तो अगर आपको यहाँ पे रिएक्टिविटी पता होती, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाई टू लो है ये। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, ये हाई टू लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आपका आता है यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के बाद आपका आता है यहाँ पे सोडियम, फिर लिथियम, फिर आपका यहाँ पे बेरियम, फिर आपका स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, फिर आता है आपका मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। अब देखो मैग्नीशियम आपको शुरू में ही दिख गया यहाँ पे, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हटा दो, ऊपर के दो ऑप्शन में से आपका यहाँ पे एक आंसर होगा। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम के बाद आपका आ गया यहाँ पे मैग्नीज, मैग्नीज के बाद आपका आता है यहाँ पे जिंक। ठीक है, फिर ये आपका आ गया Al, फिर आ गया आपका यहाँ पे जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, अब जिंक जिंक के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है क्रोमियम, फिर आता है आपके पास आयरन। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये अब आपके लिए है यहाँ पे अ, आपका हाई टू लो, अब उल्टा है ये। ठीक है, तो इसी के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इस फैशन में लिखूंगा अब। ठीक है, नीचे से ऊपर लिखूंगा, पर ये हाई से लो ऊपर की तरफ जा रहा है अब। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे अब कहाँ तक आ गए थे, क्रोमियम, फिर आपका हो गया आयरन, फिर आता है आपका यहाँ पे कैडियम, फिर कोबाल्ट, निकल, फिर आता है आपका यहाँ पे टिन, फिर लेड, लेड को पीबी से, टिन को एसएन से। उसके बाद आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिलता है एक नॉन मेटल। ठीक है, ये आपका है नॉन मेटल, बाकी सारे आपके मेटल है। तो बेसिकली नॉन मेटल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ताकि आपको पता चले कि कौन से आपके हाईली रिएक्टिव है और कौन से यहाँ पे हाईली रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रिएक्टिविटी सीरीज में। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे एंटीमनी, फिर आता है आपका यहाँ पे बिस्मिथ, बिस्मिथ के बाद आपका आता है यहाँ पे कॉपर, फिर कॉपर के बाद आपका आ गया यहाँ पे मरकरी, मरकरी को Hg से लिखते हैं। फिर यहाँ पे अब मैं इस फैशन में नीचे की तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आता है यहाँ पे सिल्वर, फिर आता है यहाँ पे गोल्ड, और लास्ट है आपका यहाँ पे प्लेटिनम। ठीक है, तो Ag, Au और Pt, तो सबसे कम आपका यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेटिनम रहता है, उसके ऊपर गोल्ड रहता है, फिर सिल्वर रहता है, जो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप इसको मैच करो, यहाँ पे Mg आ गया पहले, फिर Al है आपका, फिर जिंक है, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है Fe। ठीक है, तो अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता हो, तो आप इजीली यहाँ पे इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिथनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज। ठीक है, मिथनॉल आपका यहाँ पे टॉक्सिक क्यों होता है? अब देखो मिथनॉल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे CH3OH की बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये बेसिकली आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है मिथनेल में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, मिथनेल में आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये जो आपका मिथनेल है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लिख के चल रहा हूँ, तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको कर देता है यहाँ पे ये कोएजुलेट्स। कोएजुलेट मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे वो सेमी सॉलिड स्टेट में उसको कन्वर्ट कर देता है, या फिर आप बोल सकते हो थोड़ा सॉलिड बना देता है, हल्का सा सॉलिड बना देता है, बिल्कुल सॉलिड नहीं बनाता है। तो वो काम आपका मिथनेल का होता है। ठीक है, मिथेनॉल का होता है, ना कि मिथेनॉल का होता है। तो जैसा आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है कि मिथेनॉल कोएजुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म, तो अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो मिथेनॉल का काम नहीं है, वो मिथनेल का काम है। ठीक है, फिर बी आपसे बोल रहा है कि मिथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू मिथेनाइल इन लिवर विच कॉन्जुगेट्स दी प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे ये आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, ये आपका कहाँ होता है ये प्रोसेस, ये आपका आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लिवर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों होता है, क्योंकि आपके ये जो आपका जो मिथेनेल है, जो आप सॉरी आपका जो मिथेनॉल है, तो मिथेनॉल बेसिकली आपका ये रिएक्ट कर जाता है यहाँ पे, जो भी आपके कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो उसके साथ आपका यहाँ पे रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होता हुआ दिखता है यहाँ पे मिथेनेल में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है।
अब सी ऑप्शन की बात करें तो मिथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पे ये गलत हो गया, एसिटिक एसिड नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए अपना ये गलत हो जाएगा। फिर लास्ट आपको दे रखा है कि मिथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू CO, जो कि आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस में वो आपका ऑक्सीडाइज होता है, वो आपका ऑक्सीडाइज होता है यहाँ पे मिथेनॉल में, ठीक है। मिथेनॉल बोल लो, मिथेनेल बोल लो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ पे 2-3 दिन पहले मैंने आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे प्रोटोप्लाज्म के रिलेटेड, जो भी हमने यहाँ पे टारगेट वाला जो हम यहाँ पे चीज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के अंदर, ठीक है। अपने ग्रुप के अंदर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा बायोलॉजी से रिलेटेड। तो प्रोटोप्लाज्म अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पे इसको डिस्कवर किसने किया है, इसको डिस्कवर किया है यहाँ पे डुजार्डिन ने, ठीक है। यहाँ पे इनका नाम है डुजार्डिन, और इसका इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम इन्होंने रखा था सार्कोड, जो हम बेसिकली अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इन्होंने यहाँ पे ढूंढ के इसका नाम रखा था सार्कोड। और ये जो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है ये किसने दिया है बेसिकली, यहाँ पे ये दिया है यहाँ पे पुरकिन जे ने, पुरकिन जे, ठीक है। तो यहाँ पे सारकोड इन्होंने बेसिकली ढूंढा, ठीक है, डिस्कवर इन्होंने किया है, नाम इन्होंने दिया यहाँ पे सारकोड, पर सारकोड से इन्होंने बेसिकली टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, आपका यहाँ पे दिया पुरकिन जे ने, ठीक है। तो दोनों नाम आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, दोनों आपके साइंटिस्ट वगैरह के। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है ये आपका लिविंग पार्ट होता है सेल का, ठीक है, लिविंग पार्ट होता है आपका यहाँ पे, लिविंग पार्ट ऑफ सेल, ठीक है। ये आपका एक तरीके से आप बोल लो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज कलरलेस होता है, ठीक है। कलरलेस के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ पे ये जेली की तरह देखने को मिलेगा, ठीक है, जेली लाइक, जैसे अभी मैंने वो आपको बोला कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट, वो सॉरी आपका सॉलिड जैसा बन जाता है, ठीक है। तो जेली भी आपकी थोड़ी थोड़ी आपकी यहाँ पे एक तरीके से सॉलिड होती है, एकदम सॉलिड नहीं होती है, ठीक। फिर अगर हम बात करें लास्ट और आपकी फाइनल प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कि ये विस्कस होता है, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटोप्लाज्म आपका लिविंग पार्ट होता है सेल का, जो कि आपके डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये भी आप स्टोर इन द सेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट आपके सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टोर नहीं बोलूंगा मैं, देखने को मिलते हैं आपको। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड भी और आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे है बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विनेगर क्या है, ठीक है। तो विनेगर टाइप का यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है बेसिकली यहाँ पे ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। और ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक में भी आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। विनेगर आपका 5 to 8% सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का पानी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो आपको एनसीईआरटी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसका पीएच कितना होता है। तो इसका पीएच होता है यहाँ पे 2.4। तो 2.4 मतलब हो गया कि ये आपका यहाँ पे ये एसिडिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अब जो आपका विनेगर होता है बेसिकली अगर आप देखते हो तो आप जो आपके पास जो बेसिकली यहाँ पे डिस्टिल्ड एल्कोहल होता है, उसको जब आप डाइल्यूट करते हो, ठीक है, आप डाइल्यूट क्यों करते हो, ताकि आपको 5 to 8% सोल्यूशन मिले एसिडिक एसिड का पानी के अंदर। वो तभी मिलेगा जब आप यहाँ पे डिस्टिल्ड एल्कोहल को डाइल्यूट करोगे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो एटलीस्ट आपको बस इतना पता होना चाहिए जो आपको यहाँ पे दे रखा है डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी की जो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर आपका यहाँ पे विनेगर होता है। और पीएच वैल्यू भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, पीएच होता है यहाँ पे 2.4, जो कि आपका एसिडिक के अंदर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स के पास लिथियम, सोडियम, बेरिलियम और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। अब देखो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर हम बेसिकली यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप देखोगे तो आपको ना डायरेक्टली नंबर्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक केस की बात करें, ठीक है, साइंटिफिक व्यू की बात करें, तो साइंटिस्ट ने बेसिकली आपका यहाँ पे किस तरीके से निकाला था या फिर किस तरीके से निकालते हैं। तो वो क्या करते हैं बेसिकली आपके यहाँ पे एक एलिमेंट को लेते हैं और एक एलिमेंट के दो एटम्स को लेते हैं और दोनों को यहाँ पे कोलाइड कराते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वो डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, दोनों न्यूक्लियर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। दो एटम लिए थे, जब आपने कोलाइड कराया तो उन दोनों एटम के जो बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियर थे उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसको यहाँ पे वो मेजर करते हैं। और फिर उस डिस्टेंस को वो डिवाइड कर देते हैं दो के साथ, ठीक है। दो एटम हमने लिए थे, दो के साथ फिर हम यहाँ पे वो डिवाइड कर देते हैं, उसके साथ हमें मिलता है यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा आपको ये पूछा नहीं जाएगा,
पर यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे इसको टफ बनाने के लिए बेसिकली आपको बस दे रखा था, तो यहाँ पे मैं सीधे यहाँ पे यही बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट राइट आंसर देने की जगह। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम आपका होता है यहाँ पे, इसका एटॉमिक रेडियस होता है 112 पिकोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो बीई आपका जो होता है बेरिलियम, ये आपका होता है यहाँ पे 112 पीएम का, मतलब पिकोमीटर का। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे सोडियम, जैसे आपको यहाँ पे जो दे रखा है, तो सोडियम का आपका होता है यहाँ पे 186 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर उसके अलावा अगर हम आगे बात करें, तो सोडियम के बाद आपको जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन दे रखा है और एक आपको लिथियम दे रखा है। तो ऑक्सीजन का आपका होता है यहाँ पे 60 पीएम और लिथियम का आपका होता है यहाँ पे 152 पीएम, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तो सबसे जो नीचे आएगा, ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है हाईएस्ट से लोएस्ट। तो हाईएस्ट आपका कौन सा है, सोडियम है, तो सबसे पहले आपका सोडियम आना चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन और डी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। सोडियम के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है लिथियम आएगा। तो लिथियम आपको दे रखा है यहाँ पे ए ऑप्शन में, पर बाकी भी हम मैच कर लेते हैं। फिर आपका आएगा 112 जो आपका है बेरिलियम, और लास्ट आएगा आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये टफ बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बेसिकली यहाँ पे पूछे हैं, पर ये अब यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि अब आपको यहाँ पे ऐसी चीजें अगर आ रही हैं, तो आपको ये भी चीज एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, एटलीस्ट जो यहाँ पे शुरू के 20 एलिमेंट्स है, उनके आपको एटॉमिक रेडियस फिर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे शुरू के 20 को आप एटॉमिक नंबर के साथ याद रख लेते हो, वैसे आप यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के साथ आप उनको यहाँ पे याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो एटलीस्ट शुरू के 20 के आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे ए ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटालिटिक सिस्टम्स इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से रिडक्शन करते हो कि आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाए, उसमें क्या यूज करोगे, बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, अनसेचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, तो आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एक या फिर एक से ज्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, वन या फिर मोर देन वन, वन या फिर मोर देन वन आपके यहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, तो वो आपके सारे जो हाइड्रोकार्बन्स है, उनको हम यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। वहीं पे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपके ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक, ठीक है, ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये जो आपको बेसिकली दे रखा है ना, ये आपका होता है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, या फिर जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम होता है, दूसरा नाम है इसका यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो आपको बेसिकली यहाँ पे दे रखी है ना ये स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप एडिशन रिएक्शन या फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दोनों आपके यहाँ पे एक ही टाइप का रिएक्शन है, दोनों को बस दो अलग नाम है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप यहाँ पे रिड्यूस करते हो। और इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे क्या करते हो, आप यहाँ पे निकल या फिर प्लेटिनम का आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे यही बात है कि आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, या तो आप यहाँ पे निकल यूज करते हो, या फिर आप यहाँ पे प्लेडियम आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। तो राइट आंसर अगर आप देखो, तो यहाँ पे निकल आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहाँ हाइड्रोजन आपको यहाँ पे हर जगह देखने को मिल रहा है, वो इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आपको एडिशन रिएक्शन करना है। एडिशन रिएक्शन में आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो बेसिकली एक तरीके से हाइड्रोजन को, और फिर उसमें आप यहाँ पे कैटलिस्ट डाल रहे हो, यहाँ पे निकल या फिर प्लेडियम को, ठीक है। तो तब जाके आपको यहाँ पे आपको अनसेचुरेटेड की जगह अब ये आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अपना राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन। अब देखो, सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टेन नंबर होते क्या है, ठीक है। तो ऑक्टेन नंबर को हम लोग ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन नंबर, इन सब चीजों से हम लोग यहाँ पे ना जानते हैं। अब जिसका भी ऑक्टेन नंबर हायर होता है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो ऑक्टेन नंबर है, ये आपके रिलेट करते हैं यहाँ पे फ्यूल से, और फ्यूल में भी अगर हम बात करें पेट्रोल वगैरह से, ठीक है।
डीज़ल के लिए आपका यहाँ पे अलग आता है, डीज़ल के लिए आपका यहाँ पे C10 करके यहाँ पे एक नंबर होता है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे वहाँ पे बात करते हैं। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गैसोलीन, ठीक है? अगर आप यूएसए साइड में जाओगे तो वहाँ पे वो लोग गैसोलीन बोलते हैं, तो गैस और आपका यहाँ पे पेट्रोल, ठीक है? तो इनसे रिलेटेड अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपका ऑक्टेन नंबर जो है वो पेट्रोल से रिलेटेड है, वहाँ पे यूएसए में आपको गैसोलीन जो है बेसिकली वो पेट्रोल की ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना, कहीं आपको गैसोलीन अगर दिख रहा है, तो उसका मतलब पेट्रोल ही है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जैसे मैंने आपसे बोला कि ये आपसा आपका फ्यूल से रिलेटेड होता है और जितना ज़्यादा हायर आपका ऑक्टेन नंबर होता है, उतना अच्छा वैरायटी का आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपके पास फ्यूल होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको बस डायरेक्टली यहाँ पे मैं आंसर बता सकता हूँ यहाँ पे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन और फिर साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे एक चीज बस आपको पता होना चाहिए, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बस नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्टेन नंबर जो है बेसिकली अगर आप यहाँ पे लीनियर वे में चलते हो, ठीक है, लीनियर वे में अगर आप चलते हो तो आपका ऑक्टेन नंबर कम होता है, ठीक है, जिसका भी स्ट्रक्चर आपका लीनियर देखने को मिल जाए उसका ऑक्टेन नंबर कम होता है। जिसमें भी आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, उस केस में आपका यहाँ पे जो आपका ऑक्टेन नंबर है वो हायर होता है, ठीक है? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्टैटिक बेस पूछ रखा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन, ठीक है? सीटेन हम यहाँ पे इनमें से किसको बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेन नंबर और दो आपका दूसरा होता है सीटेन नंबर। ऑक्टेन नंबर बेसिकली आपको बताता है यहाँ पे परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, ठीक है? वहीं पे अगर आप देखते हो सीटेन नंबर आपको इग्निशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताता है। तो अगर हम यहाँ पे C10 नंबर के हिसाब से भी बात करते हैं तो यहाँ पे सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अपना जो राइट आंसर है वो अपना है यहाँ पे हेक्साडेकेन, ठीक है? अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली यहाँ पे C16H34, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है और पहली बार आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पैटर्न आपका यहाँ पे चेंज जरूर हुआ है, ये भी पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पे याद रख के चलना है। अब देखो हेक्साडेकिन जो होता है बेसिकली ये आपका इग्नाइट हो जाता है बहुत आसानी से, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे इस पे कंप्रेशन करोगे वैसे ही बहुत ज्यादा इजीली आप बोल दो यहाँ पे कि ये यहाँ पे ये इग्नाइट हो जाता है, ठीक है? इसलिए आप यहाँ पे इसको C10 नंबर के तौर पे भी इसको यूज करते हो, ठीक है? तो C10 नंबर और आपका हेक्साडेकिन इसलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि सिमिलर होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, या तो आपको पता होता या फिर नहीं पता होता, पर मैक्सिमम मैं यहाँ पे ये जरूर बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो ज्यादातर आप यहाँ पे देखोगे एटम्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो एटम के अंदर आपको तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये सब आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्लास 9 की अगर आप यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ते हो तो उसमें, ठीक है? अगर अभी तक जितना मैंने देखा है तो मुझे कहीं पे भी यहाँ पे म्यूऑन जो यहाँ पे ये वर्ड है, ठीक है, जो आपका एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, पर यहाँ पे ये एनसीईआरटीज में गिवन नहीं है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे 9 से लेके 12 तक देखने जाते हो, अगर आपको कहीं दिख जाता है तो मुझे जरूर आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आप उसकी इमेज जरूर भेज देना, पर मुझे ऐसा यहाँ पे अपने एनसीईआरटीज में दिखा नहीं है। अगर हम एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर आप उस केस में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, 1 2 3 ओनली, ठीक है? पर अगर हम यहाँ पे गूगल पे भी अगर आप सर्च करते हो, ठीक है, कि ये म्यूऑन है क्या, तो म्यूऑन बेसिकली आपका एक अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जो कि सिमिलर होता है यहाँ पे, काइंड ऑफ सिमिलर होता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है? बस डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे, उसके मास में डिफरेंस होता है, ठीक है? तो ये बस आपका यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, पर वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखने जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपसे पूछा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, तो उस केस में देखोगे तो आपका म्यूऑन भी आपका सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये अनस्टेबल है। दूसरा यहाँ पे कि इस ये एकदम आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसा ही आपको दिखता है, बस यहाँ पे इसका मास आपका अलग रहेगा इलेक्ट्रॉन से। तो अगर आप इस पर्टिकुलर केस के हिसाब से जाओगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है? चारों ही आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आएंगे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे यूपीएससी के आंसर की के लिए वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग क्या आंसर करेक्ट है, ठीक है? हो सकता है कि वहाँ पे वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए, या फिर अगर जनरल अगर हम बात करें जनरल के अकॉर्डिंग जाते हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा, तो उस केस में आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसके लिए हमें यहाँ पे यूपीएससी के आंसर की का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जो भी हम हमसे यहाँ पे पूछे गए थे इस पर्टिकुलर आपके ईयर में, ठीक है? एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, वो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप पे क्वेश्चन भेजूंगा, आप आपकी वो ड्यूटी है कि आपको वहाँ पे उसका आंसर बताना है, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को हो सके जितना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो वो ज़रूर जॉइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे, जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं इसकी, ठीक है? और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई कमेंट होता है, कोई भी सजेशन होता है बेसिकली, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना यहाँ पे कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।